हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में उसका जो एनवायरनमेंट है वो मॉडिफाइड हो जाता है। कैसे मॉडिफाइड होता है? अगर दूसरा चार्ज आए तो वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। दैट मच एनवायरनमेंट इज नोन एज, और दैट मच पोर्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने स्टडी किया था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना है, सपोज पेपर पे स्टडी करना है कि क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्शन, तो कैसे करें? क्योंकि ये तो दिखता नहीं है, चार्ज रख दिया उसके सराउंडिंग मॉडिफाइड हो गया, अब ये दिखता नहीं है, तो उसका स्टडी कैसे करें? तो माइकल फैराडे ने एक कंसेप्ट निकाला, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या निकाला? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये इमेजिनरी लाइंस है, ये इमेजिनरी लाइंस है जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को विजुअल कर सकते हैं। जैसे लाइंस ऑफ फोर्स ये कंसेप्ट है जिससे हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड्स को विजुअल कर सकते हैं, या हम देख सकते हैं कि अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, फील्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है। उसको दिखाने के लिए जो लाइंस यूज की वो उसे कहा गया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड दिखाना है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, लेकिन हम सीखने वाले, क्योंकि हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो माइकल फैराडे ने बना लिए कि ये इमेजिनरी लाइन है, लेकिन अब उसको डिफाइन करना पड़ेगा, इसकी प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेगी। तो आज यही डिस्कस करते हैं कि इसकी बाद में इसका डेफिनेशन क्या होगा, ये क्या होंगी और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो हम स्टडी करेंगे। ये आपको 12th में काम आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स का रिलेशन, ये सब 12th में आपको लगता है, तो इसको अच्छे तरीके से ध्यान दे दो। अब किसे कहा जाएगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? So electric lines of force is an imaginary curve drawn in a such a way that tangent at any given point to this curve gives the direction of electric field at that point. क्या कहा है हमने? पॉइंट को क्या कहा है कि an electric lines of force is an imaginary curve. एक एक पॉइंट लिखते हैं। Electric lines of force is an imaginary curve. 1 minute. Okay. Electric lines of force is an imaginary curve. अब ये समझ में आ गया, ये इमेजिनरी कर्व ड्रॉन इन अ सच ए वे दैट अब इसको कैसे ड्रॉ किए? अब इसको ड्रॉ करना है कैसे? सो ड्रॉन इन अ सच ए वे दैट टेंजेंट एट एनी गिवन पॉइंट, टेंजेंट at any given point gives direction of electric field. ये क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो अब हमने कहा कि एक इमेजिनरी कर्व है। पहला सेंटेंस हमें क्या कहता है? ये एक इमेजिनरी कर्व है। कैसा कर्व है? अगर हम इसके ऊपर पॉइंट लेंगे, तो हमने ये 2 पॉइंट ले लिए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, टेंजेंट ड्रॉ टू दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट को हम क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। 2 पॉइंट को क्या ड्रॉ किए? टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ टू दिस पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ई, और उसका डायरेक्शन इस टेंजेंट की तरफ। बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी, और ये टेंजेंट देगा उस ई बी का डायरेक्शन। तो ऐसे कर्व को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स।
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, कि एक ऐसा कर्व है कि अगर उसके पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये हो गया एक डेफिनेशन जो फैराडे ने कहा। अब दूसरा भी उसने एक पॉइंट कहा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है। तो अगर एक चार्ज है, ठीक है, अगर एक हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ये हमारा पॉजिटिव क्यू चार्ज है। अब इसकी वजह से सराउंडिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से सराउंडिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक दूसरा छोटा चार्ज लेके आऊंगा, अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं दूसरा छोटा चार्ज लेके आऊंगा, सपोज प्लस क्यू, ये यूनिट चार्ज है, ये क्या है, यूनिट चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल। ये चार्ज स्ट्रॉन्ग है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगा, इस चार्ज को रिपेल करेगा। तो अब ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से जा रहा है, ये चार्ज रिपेल हो गया, तो कौन सा पाथ से जा रहा है, यहां से ये पाथ फॉलो किया और यहां ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में रिपेल होके। दिस पाथ इज ऑल्सो नोन एज अ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। दिस पाथ इज नोन एज अ electric lines of force. So the path along which unit positive charge move in an electric field is known as a electric lines of force. समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, वो पॉजिटिव चार्ज अपोज होके जो भी पाथ ट्रेस करेगा, that path is known as a electric lines of force. The path trace along the पाथ, किसने ट्रेस किया ये, द पाथ अलोंग विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज कौन सा पाथ ट्रेस करता है, उस पाथ को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो नॉर्मली ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है, तो हम इस डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे, दो कंसेप्ट हमें समझ में आ गए। ये एक हमने स्टडी किया, इमेजिनरी लाइन, इसके दो पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेते हैं, या फिर हमने क्या कहा कि ये एक कर्व है जो पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का क्या है, कर्व है, ठीक है। सो कर्व such that, ये क्या है, curve such that tangent drawn to any point gives direction of electric field, gives direction of electric field at that point. तो इस कर्व में भी आप पॉइंट लेंगे कहीं भी, तो इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो इसको अपोज कर रहा है, तो ये होगा EA इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डेफिनेशन तो हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है। ये एक कर्व है जिसके पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। अब फैराडे को एक्सप्रेस करना है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। पहला कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स originating from positive charge object and
एंड ऑन नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। तो ये कौन से चार्ज से स्टार्ट होती है, कौन से ऑब्जेक्ट से, जो पॉजिटिवली चार्ज है, और एंड कहाँ पे होती है, नेगेटिव चार्ज। तो अगर ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज है, इस पे निगेटिव चार्ज है। तो लाइंस ऑफ फोर्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ जाएगा। ये पॉजिटिव से स्टार्ट होंगे और निगेटिव पे क्या होंगे, एंड हो गए। पॉजिटिव से स्टार्ट होंगे और नेगेटिव पे एंड होंगे। ये समझ में आ गया। देन सेकेंड पॉइंट, सॉरी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नाइदर इंटरसेक्ट नॉर मीट ईच अदर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स neither intersect nor meet each other। अब ऐसा क्यों, अगर दो लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट हो गई नेगेटिव पे, इस तरह से मीट हो गई, ठीक है, ये डायरेक्शन। अब हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, टेंजेंट ड्रॉ टू एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हमने ये पॉइंट चूज किया, अगर हमने ये सेंटर वाला पॉइंट चूज किया, अब इसको मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ टू द कर्व। अब कर्व को हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये एक टेंजेंट होगा, ये एक टेंजेंट होगा, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक पॉइंट को दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कैसा जा रहा है, कैसा जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। मीन्स एक ही जगह पे ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो एक का डायरेक्शन अलग, दूसरे का डायरेक्शन अलग, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी या एक दूसरे को मीट नहीं करेगी। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर नाइदर इंटरसेक्ट नॉर मीट ईच अदर। ठीक है, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। देन थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लीव और टर्मिनेट ऑन कंडक्टर नॉर्मली। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक शॉर्ट में लिखो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, हर बार ये हमें वर्ड यूज करना, इसलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लीव और टर्मिनेट, लीव और टर्मिनेट कंडक्टर नॉर्मली। तो जब भी ये कंडक्टर से स्टार्ट होगा तो नॉर्मली स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा, नॉर्मली स्टार्ट होगा, और जब भी ये एंड करेगा, ये कैसे एंड करेगा, ये कैसे एंड करेगा, नॉर्मली एंड करेगा। तो ये जैसे ही स्टार्ट होगा ये नॉर्मली स्टार्ट होगा किसी भी कंडक्टर से, और एंड भी नॉर्मली करेगा। 3 पॉइंट समझ में आ गए, ये हो गया 3 पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या कहता है, 4, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर। 4th पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर। तो ये कंडक्टर के अंदर जा नहीं सकता, ये कंडक्टर के अंदर जा नहीं सकता। सपोज ये एक कंडक्टर है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर नहीं जाएगा, इस कंडक्टर के अंदर नहीं जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0। हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड inside conductor is 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में क्या रहेगा,
इनसाइड कंडक्टर इज 0, तो ये कंडक्टर के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0, बट दे कैन पास थ्रू इंसुलेटर, ये इंसुलेटर से पास हो सकते हैं, दे कैन पास थ्रू इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंसुलेटर से पास हो सकती है, लेकिन कंडक्टर से ये पास नहीं होती। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के इनसाइड 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के इनसाइड 0 होता है। नेक्स्ट 5 पॉइंट, 5th पॉइंट हमें क्या कहता है, ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is number of electric lines of force per unit area, when surface is perpendicular to the electric field। क्या होना चाहिए, surface is perpendicular surface is perpendicular to electric field। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक, किस पे डिपेंड करेगा, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यूनिट एरिया में से कितनी लाइन पास कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है। मीन्स लेकिन सरफेस कैसे होना चाहिए, जो भी एरिया है या जो भी सरफेस हमने लिया है जिसका एरिया हम कंसिडर कर रहे हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। मीन्स सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो उसको सरफेस जो हम लेने वाले हैं वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये सरफेस है तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड से ये पास होने वाला सरफेस। तो अब इस सरफेस के यूनिट एरिया में से, सपोज ये यूनिट एरिया है ds, यूनिट एरिया है ds, इसमें से कितनी लाइन जा रही है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, लेकिन सरफेस लाइंस को परपेंडिकुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जब ये लाइन पेनिट्रेट कर रही है लेकिन सरफेस उसको परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब यूनिट एरिया में से कितनी लाइन जा रही है, डेंसिटी जिसे हम कहते हैं डेंसिटी। अगर ज्यादा डेंसिटी है, लाइन ज्यादा जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, अगर लाइंस कम जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो ये बताने वाली क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ये कौन बताएगा, लाइंस बताएंगे हमें कितनी लाइंस पास कर रही है एक छोटे एरिया में से। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया तो आगे वाले पॉइंट वही कहते हैं। तो 6 पॉइंट हमारा क्या कहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज लार्ज वेयर लाइंस आर क्राउडेड। ओके, सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ कितने पॉइंट हो गए हमारे, 5th, अब 6th पॉइंट, अब हमारा पॉइंट 6। सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्राउडेड, इलेक्ट्रिक lines of force crowded, then electric field intensity is large, then electric field intensity क्या होगी, लार्ज होगी। क्या बता रहा है कि अगर सरफेस से बहुत ज्यादा लाइन जा रही है, मीन्स लाइंस क्या है, क्राउडेड है, लाइंस क्या है,
क्राउडेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लार्ज, क्योंकि लाइंस ज़्यादा जा रही है, एरिया में से लाइंस क्या जा रही है, ज़्यादा जा रही है। तो अगर लाइंस क्राउडेड होगी, जहाँ लाइंस क्राउडेड है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लार्ज होगी, क्योंकि हमारा इससे प्रीवियस वाला पॉइंट क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे पता चलती है, कितनी लाइंस कितनी यूनिट एरिया में से जा रही है। अगर यूनिट एरिया में से ज़्यादा लाइन जा रही है मीन्स वो क्राउडेड है, क्राउडेड है मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज होगी। ये समझ में आ गया। देन 7th पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर वाइडली स्पेस। ओके, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स widely separated, then electric field intensity small, then electric field intensity क्या होगी, स्मॉल होगी। तो अगर किसी एरिया से या ये वाइडली सेपरेटेड है, दो ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही है, वाइडली सेपरेटेड है इसकी वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज यहाँ पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या है, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। अब क्या कहा है कि पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट से लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट होगी, परपेंडिकुलर स्टार्ट होगी, नॉर्मली स्टार्ट होगी, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव चार्ज से, हर जगह स्टार्ट होगी, लेकिन हर जगह मैं ड्रॉ नहीं कर। अब यहाँ मैं एक एरिया लेता हूँ, इतना एरिया। अब इतना एरिया में से कितनी लाइन जा रही है, 1 2 3 4 5, ओके, 5 लाइन जा रही है। सेम एरिया में यहाँ लेता हूँ, सेम एरिया में यहाँ लेता हूँ। अब देखो यहाँ लाइंस क्राउडेड है, यहाँ लाइंस क्या है, क्राउडेड है, 5 लाइन जा रही है एरिया में से, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, लार्ज। और यहाँ वाइडली स्पेस है, सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, वाइडली स्पेस, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्मॉल। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ कम होगा, और जितना पॉजिटिव ऑब्जेक्ट के नज़दीक होंगे, लाइन क्राउडेड होंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लार्ज होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट 8 पॉइंट, आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सीखते हैं, क्योंकि हमने 2 टाइप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी किया था, एक यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कहेंगे, इफ लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, ओके, इफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स equally spaced and parallel to each other, parallel to each other, then it is known as a uniform electric field। तो इसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज हमारे पास 2 प्लेट है, एक है पॉजिटिव प्लेट, एक है निगेटिव प्लेट। एक है हमारे पास पॉजिटिव प्लेट, लास्ट टाइम जो एग्जांपल हमने लिया था, और एक है हमारा निगेटिव प्लेट। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव ऑब्जेक्ट पे, एंड कहाँ होती है, निगेटिव ऑब्जेक्ट पे। तो ये पॉजिटिव ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगी और निगेटिव ऑब्जेक्ट पे एंड होगी। अब ये इक्वली स्पेस होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इक्वली स्पेस। 2 लाइन के बीच में जितना गैप है, नेक्स्ट 2 लाइन के बीच में इतना ही गैप, उसके नेक्स्ट लाइन 2 लाइन के बीच में सेम गैप, नेक्स्ट लाइन के बीच में सेम गैप। तो अगर ये इक्वल स्पेस है और एक दूसरे को पैरेलल है, एक दूसरे को पैरेलल है, तो इस फील्ड को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म फील्ड। इस फील्ड को क्या कहेंगे हम,
यूनिफॉर्म फील्ड। तो ये समझ में आ गए 8 पॉइंट हमने। पहला पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक में से पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव ऑब्जेक्ट से ये स्टार्ट होगी और निगेटिव ऑब्जेक्ट पे ये एंड होगी, लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते या एक दूसरे को मीट नहीं कर सकते। अब ये कंडक्टर पे टर्मिनेट होगी या कंडक्टर से स्टार्ट होगी, नॉर्मली स्टार्ट होगी। Then they do not pass through conductor. Electric lines of force do not pass through conductor. So electric field inside conductor is zero. ये कंडक्टर से पास नहीं कर सकती, तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, बट दे पास थ्रू इंसुलेटर। इंसुलेटर से ये पास हो सकती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ लाइंस पे डिपेंड करती है। अगर नंबर ऑफ लाइंस एरिया में से ज्यादा जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज, अगर कम जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल। ये समझ में आ गया? अगर लाइंस पैरेलल है और इक्वल स्पेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कैसा होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हम लाइन के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड को जज कर रहे थे और उस लाइंस को हमने क्या कहा था? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिसको माइकल फैराडे ने ये कंसेप्ट दिया है इमेजिनरी लाइन का। ठीक है, ये समझ में आ गया? ये आता है कंसेप्ट, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते और प्रॉपर्टी पूछते हैं, या फिर डायग्राम आता है। कैसा डायग्राम आता है? सपोज पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से कैसे लाइंस पास होगी, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ये आपको ड्रॉ करने के लिए कहेंगे। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के प्रॉपर्टी क्या कहती है? पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, तो पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा होगा। ठीक है, फॉर निगेटिव ऑब्जेक्ट अगर हमको कहा कि निगेटिव ऑब्जेक्ट के लिए ड्रॉ करो, तो निगेटिव ऑब्जेक्ट के लिए कैसे ड्रॉ करेंगे हम? ये निगेटिव ऑब्जेक्ट है, तो निगेटिव ऑब्जेक्ट पे ये क्या होती है? टर्मिनेट होती है या एंड होती है। तो इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव ऑब्जेक्ट। अब हमें कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक साथ है, अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ होगा ये पॉजिटिव चार्ज और ये होगा नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है, वो दिखाना है हमें। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज पे एंड कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट कर रही है, नेगेटिव चार्ज पे एंड कर रही है। इसे कहते हैं अट्रैक्टिव। मींस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से होंगे। देन अगर आपको कहा कि दो पॉजिटिव चार्ज है या दो नेगेटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज है या फिर दो नेगेटिव चार्ज है, उसके बीच में फील्ड कैसा रहेगा? ये एक पॉजिटिव चार्ज, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बीच में फील्ड कैसा रहेगा वो अगर हमें देखना है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो पॉजिटिव से स्टार्ट करता है, याद रखो, पॉजिटिव से स्टार्ट करता है। ओके, इस तरह से होगा। और यहाँ भी पॉजिटिव से क्या कर रहा है? स्टार्ट कर रहा है। इस तरह से ये अपोज करते हैं। निगेटिव के लिए भी सेम, दो निगेटिव चार्ज है,
अब इससे फील्ड बनेगा, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करता है टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ओके, ये नेगेटिव चार्ज की लाइन समझ में आ रही है। तो इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं। ये रिपेल करता है, अट्रैक्ट के लिए दोनों जॉइंट होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया लाइंस ऑफ फोर्स कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो लाइंस ऑफ फोर्स का कंसेप्ट यहाँ हमारा स्टॉप होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, इससे अच्छे से स्टडी कर लो, इसके प्रॉपर्टी अच्छे से स्टडी कर लो। एक 4-5 पॉइंट तो आपको इसके याद रहने ही चाहिए। ओके, तो आप नोटबुक में इसके पॉइंट बना लो, इसके डेफिनेशन बना लो। डेफिनेशन थोड़ा याद रखना कभी कभी मुश्किल होता है, तो डेफिनेशन अच्छे से स्टडी करें। देन 3-4 कैरेक्टरिस्टिक, 6 मिनिमम या कैरेक्टरिस्टिक आप कर लो, तो आपको 4 या 5 याद आ जाएंगे। ओके, ठीक है, तो यहाँ हम स्टॉप करते हैं।